लेक्चर हमने आधा कवर किया था, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़, उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ काउजेशन, यानी मर्ज़ का जो सबब है उसका क्या क्या कंसेप्ट, जो मेडिकल फील्ड का एडवांसमेंट हुआ है तब से लेके अब तक में कौन कौन से कॉजेज़ बताए गए कि इसकी वजह से जो है डिजीज़ हो रही है, टाइम टू टाइम जो है ये चेंज होता रहा है। समझिए, अब तो इधर आकर के फिक्स हो गया, लेकिन पहले जो है टाइम टू टाइम ये चेंज हो रहा था। जैसा कि हम लोग को मालूम है कि हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में पढ़े हुए हैं कि ज़माना क़दीम से जब तिब की इब्तिदा हुई तो उस वक्त जो तबीब थे वो एक तरह से मजहबी पेशवा ही हुआ करते, यानी रिलीजियस का जो हेड होता था वही तबीब होता था, वही डॉक्टर होता था, वही सब कुछ होता था। तो उस वक्त जो है एक सबसे पहले जो शुरुआती दौर में ये कंसेप्ट चला कि इसको बोलते हैं सुपर नेचुरल थ्योरी। मतलब ये है कि कोई न कोई एक सुपर पावर है, उसकी वजह से ये बीमारी हो रही है और इंसान की अपनी फेलो के वजह से, अपने किरदार की वजह से जो है उसको ये बीमारी होती है। जैसे कहते हैं कर्स ऑफ गॉड, जनरली पहले क्या कहते थे, डिजीज इज द रिजल्ट ऑफ कर्स ऑफ गॉड, यानी भगवान का एक मार या सजा या प्रकोप है ना। जो बीमारी उन्हीं को होती है कि जो कोई पापी होते हैं, जो गुनाह करते हैं, उसको बीमारी होती है। ये सुपर नेचुरल थ्योरी या पहले की एक थ्योरी थी। आज भी इतने साल हो गए डेवलपमेंट के, कुछ कंसेप्ट अभी भी जैसे इसके कुछ पार्ट जो है कुछ इलाके में परसिस्ट करते हैं। जैसे मेरे पास कुछ पेशेंट आते थे विटिलिगो के पेशेंट, तो उनका एक कंसेप्ट होता था कि छठ मैया पे पैर पड़ गया तो बेहुरमती हो गई, उसकी शान में गुस्ताखी हो गई, तो उसकी वजह से हमको ये सफ़ेद दाग हो गया। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हमारे बिहार में लेप्रोसी बहुत ज़्यादा हुआ करता था, तो अब उसके बारे में भी कहा जाता है कि ये कोई कर्स ऑफ गॉड है, ऊपर वाले का जो है कोई सज़ा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या आया कि एक वक्त जो है जो इसको चेंज किया हमारे हिप्पोक्रेट साहब ने, बुकरात साहब ने। इसने क्या किया, इसने कौन सी थ्योरी दिया, थ्योरी ऑफ, बताइए, थ्योरी ऑफ ह्यूमर, नज़रिया अखलाक इसने पेश किए। इनका ये मानना था कि हर एक बीमारी का कोई न कोई काउज या सेहत का जो है जो काउज है वो इन्हीं अखलाक के बाहमी जो है एक दूसरे के प्रोपोर्शंस के हिसाब से, अगर ये प्रोपोर्शंस जो है एतदाल में होते हैं तो बीमारी नहीं होती है। अगर इनका एतदाल बिगड़ जाता है, कोई भी एक चीज़ अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वो बीमारी हो जाएगी। मसलन अगर सौदा का गलबा हो गया है तो सौदावी अमराज हो जाएंगे। खिल्त का में से अगर बलगम का ये हो गया, ज़्यादा हो गया तो बलगमी अमराज हो जाएंगे। फिर इस बेसिस पे इसने जो है टेम्परामेंट्स को ये बताया कि मिजाज जो है उसके हिसाब से, मिजाज भी रिस्पॉन्सिबल है। हर इंसान का अपना अपना मिजाज होता है, हर डिजीज़ का अपना मिजाज होता है, उस मिजाज के हिसाब से जो है डिजीज़ फैलती है। मसलन है कि सिंगल मिजाज की ख़राबी की वजह से, जिसको बोलते हैं सुए मिजाज, सादा, और अगर उसमें कोई मटेरियल या कोई चीज़ या अखलाक जब बिगड़ जाता है, यानी पहले मिजाज के साथ साथ फिर अखलाक अगर इन्वॉल्व हो गया तो क्या बोलेंगे, सुए मिजाज मादी, यानी मादे का इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो वो थी। उसके बाद फिर कई सारी थ्योरीज इस तरह से चलते गए धीरे 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 धीरे। अब जो है जो मेन थ्योरी जो अब आकर के रुकी हुई है तो इसको बोलते हैं मल्टीफैक्टोरियल काउजेस। यानी ये कहा गया है कि वो पुरानी जितनी थ्योरी थी, जैसे एडवांसमेंट में हमने पिछले लेक्चर में ये बताया था, इसमें हमने ये बताया था आपको कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज किसने प्रपोज किया था, लुइस पास्चर ने। किस बेसिस पे उसने ये कहा, क्या उसका ये कहना हुआ कि सारी बीमारियां जो है उसकी कोई न कोई पैथोजेंस काउज होते हैं। समझिए, तो जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज, प्रोपोनेंट कौन है, लुइस पास्चर। तो इनका ये मानना था कि जैसे बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोवा हो गया, समझ गए, वायरस हो गए, ये इनका ये था कि हर एक बीमारी जो है ज़्यादातर उस वक्त जो है इसने बैक्टीरिया पे, उसके बारे में ये कहा कि बैक्टीरिया की वजह से सारे डिजीज जो होते हैं कोई ना कोई उसका जो है पैथोजेंस होता है, उसके वजह से ये बीमारी होती है। इससे पहले जो है जस्ट इसने डिस्प्रूव किया किसको, स्पॉन्टेनियस थ्योरी, स्पॉन्टेनियस थ्योरी ऑफ डिजीज। ये प्रोपोनेंट कौन था, एरिस्टोटल, अरस्तु साहब हमारे।
इनका ये मानना था कि डिजीज जो है अपने आप होती है, स्पॉन्टेनियस, अपने आप जो है कोई बीमारी पैदा हो जाती है, या ज़िंदगी, इनका ये भी मानना था कि ज़िंदगी भी अपने आप पैदा हो सकती है। एग्जाम्पल्स उसने दिए कि जैसे आप कीड़े, छोटे छोटे कीड़े जो है अपने आप ही पैदा हो जाते हैं। मैगट्स, इसका कहना था कि मैगट्स जो होते हैं वो किसी सड़े गले चीज़ में अपने आप पैदा हो जाते हैं। लेकिन जब माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुआ, जब माइक्रोस्कोप आया एग्जिस्टेंस में और ये जर्म थ्योरी आई, तो ये लगा कि नहीं, जो ऐसे भी जर्म्स होते हैं या ऐसे भी पैथोजेंस होते हैं जो नेकेड आई से आपको नहीं दिखते हैं, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, वो जिम्मेदार होता है। तो फिर इसने इस थ्योरी को डिस्कार्ड करके फिर उस वक्त जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज चला। तो क्वेश्चन इस तरह से आपको पूछ सकता है कि कौन कौन सी थ्योरी, ओल्डेस्ट थ्योरी कौन सी है, तो सुपर नेचुरल थ्योरी है। और जर्म थ्योरी ऑफ किसने प्रपोज किया था, ये क्वेश्चन आ सकता है। अब ये कह देगा कि जर्म थ्योरी जो है कौन सी थ्योरी को, जो ल्यूइस पास्चर साहब थे, किस थ्योरी को डिस्प्रूव किया, तो स्पॉन्टेनियस थ्योरी को डिस्प्रूव किया। उसी तरह से साथ में और भी बहुत सारे थ्योरीज जो है वो चल रहे थे। अगर पूछे तो उसके लिए आपको याद रहना चाहिए। थ्योरी ऑफ कंटाजियन, ये एक थ्योरी है। दूसरा है थ्योरी ऑफ मियास्मा, ये एक थ्योरी है। अब जो है मल्टी फैक्टोरियल थ्योरी ऑफ मल्टी फैक्टोरियल कॉजेशन या मल्टी फैक्टोरियल कॉजेशन। इसका प्रोपोनेंट कौन है? पेटनकोफर, सॉरी, बुक में कहीं पे आपको ये लिखा होगा, पेटनकोफर ऑफ म्यूनिक। म्यूनिक एक शहर है जो जर्मनी में है। पेटनकोफर, इसने थ्योरी दिया था, जो जर्मनी का रहने वाला है, म्यूनिक का। अब ये क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के पूछ सकता है, पूछ लेगा कि जर्मनी का कंट्रीब्यूशन बताइए, तो 3-4 थ्योरी का नाम दे देगा, उसमें से इस थ्योरी पे, तो उस थ्योरी पे टिक लगाना है। या म्यूनिक का कंट्रीब्यूशन बताइए, तो उसमें आप क्या कहते हैं, मल्टी फैक्टोरियल कॉजेस के बारे में टिक कर देंगे। अलग अलग है, सबका अलग अलग है। ये तो पहले चल रहा था, इसका प्रोपोनेंट उतना ये नहीं है, किसने दिया था, कोई एक आदमी रिस्पॉन्सिबल नहीं था। जैसे इस सब का मालूम है कि ये एक आदमी ने दिया है, तो इन सब का थोड़ा सा जो है ना कन्फ्यूज़न है। उस वक्त के कुछ जो साइंटिस्ट थे, उस वक्त के जो क्या कहते हैं प्रैक्टिशनर थे, जो भी क्या कहते हैं फिलोसोफर थे, उनका ये मानना था कि एक दूसरे से फैलता है बस बीमारी। दूसरा ये था कि मियास्मा, ये लंदन में ये था कि कुछ सीवियर गैसेस होते हैं, जो सड़े गले गैसेस होते हैं, उसके वजह से ज़्यादातर बीमारियां होती है। यानी गंदगी को इसने कहा कि गंदगी की वजह से बीमारी होती है। तो अलग अलग टाइम में अलग अलग हुए, लेकिन अब जो है, जो मेन जो है रिसेंटली क्या थी, मल्टी फैक्टोरियल कॉजेशन, ये किसने दिया? पेटनकोफर ने दिया था। ठीक है, इसके साथ साथ एक थ्योरी और चलती है, वेब ऑफ कॉजेशन। वेब ऑफ कॉजेशन, ये किसने प्रपोज किया था? मैकमहन एंड हुब, इसने प्रपोज किया था। जैसा कि हमने कहा कि पहले जो है एक काउज या बैक्टीरिया हो या वायरस हो, फिर धीरे धीरे जो है रिसेंट या मॉडर्न में कुछ ऐसी डिजीज का एग्जिस्टेंस पाया गया कि जिसपे आपको क्या कहते हैं, कोई एक बैक्टीरिया या कोई एक वायरस या कोई एक जो है फैक्टर्स काम नहीं कर रहे थे। मसलन है कि हाइपरटेंशन, तो उसमें कोई एक फैक्टर वजह नहीं है, मल्टी फैक्टोरियल है, यानी बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं उस पर। डायबिटीज मेलाइटस है, उसमें कोई जर्म्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो हार्मोनल डिजीज है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स के ज़्यादातर बीमारियां जैसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, अब इसकी जो वजूहात हैं, कोई बैक्टीरिया नहीं है, कोई बैक्टीरिया नहीं है या कोई वायरस नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो आपकी बॉडी के अंदर
जो है उसके क्या कहते हैं मिसमैनेजमेंट, या उसके क्या कहते हैं जो कौनो फसाद के बावजूद जो है वो आपके जिस्म में वो बीमारी होती है। तो यानी बहुत हद तक जो है हिप्पोक्रेट साहब का जो नज़रिया अखलाक था, जिसने ये कहा था कि बहुत सारी जो खिल्त का एक दूसरे से जो है जो प्रोपोर्शन होना चाहिए उसमें डिसबैलेंस होता है तो बीमारी होती है, तो वो सही अपनी जगह पे है। अब मल्टीफैक्टोरियल में यही देखा गया कि ये सारे डिजीज़ जो है किसी एक फैक्टर्स की वजह से इन्वॉल्व नहीं होते, बहुत सारे होते। तो ये माना कि भाई बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है हेल्थ एंड डिजीज़ की। तो इस बात पे अब सब लोग मुत्तफिक हैं कि ठीक है। क्या बात, तो क्या हुआ, अब एक थ्योरी जो हमने कहा वेव ऑफ कॉजेशन, इसमें भी ऑलमोस्ट मिलती जुलती वही चीज़ें। इन्होंने भी ये कहा कि जैसे ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई फैक्टर है, एक फैक्टर ये है, फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, ये तीनों मिलकर के एक डिजीज़ को काउज किया, तो कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि ये फैक्टर कोई दूसरी बीमारी को भी पैदा कर रहा हो, डिजीज़ 1, डिजीज़ 2, और ये किसी और फैक्टर से मिलकर के तीसरे नंबर से मिलकर के कोई और डिजीज़ पैदा कर रहा हो। तो यानी एक दूसरे में वेव जिन्हें जाल की तरह से मिला हुआ है। तो वही फैक्टर्स, किसी में रिस्क फैक्टर्स है, किसी में कॉजेटिव फैक्टर्स है। तो ये देखा गया कि वेव ऑफ कॉजेशन भी वही चीज़ कह रहा है, मैकमोहन जी भी वही चीज़ कह रहे हैं जो ऑलमोस्ट थ्योरी ऑफ ये जो है मल्टीफैक्टोरियल कॉजेज है। तो इस वजह से ये उतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसको नहीं दिया गया, लेकिन साथ साथ ये भी होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, यानी जो आपकी कम्युनिटी में जो भी डिजीज है, जो कुछ भी हम बीमारी देख रहे होते हैं, एज ए डॉक्टर देख रहे होते हैं। ज़्यादातर जो है कोई बीमारी को हम बीमारी कब समझते हैं, जब वो साइन एंड सिम्टम्स देता है, जब आपको कोई प्रॉब्लम पहुंचाता है, या सब्जेक्टिव कंप्लेंट्स होते हैं। जब कोई कंप्लेन होगा तो वो लेके पहुंचता है डॉक्टर के पास, तब उसमें फिर ये कहते हैं कि हाँ तुमको फलानी बीमारी है, या फिर डायग्नोसिस करा दिया, ब्लड टेस्ट करा दिया, इन्वेस्टिगेशंस करा दिए उसमें, तो ये कहते हैं कि हाँ फलानी बीमारी है। लेकिन एक्चुअल में वो डिजीज़, सपोज कीजिए कि हमने किसी को कह दिया कि भाई ठीक है आपको क्या कहते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, मान लेते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, तो उसके साइन एंड सिम्टम्स कुछ होंगे। यूं ही वो डॉक्टर के पास एक हेल्दी आदमी नहीं पहुंच सकता है कि डॉक्टर साहब देखिए ना 2 दिन से हमको हल्का हल्का बुखार लग रहा है, तो हमको क्या टीबी है, इतना अवेयर तो पेशेंट होता नहीं है। अब 2-4 दिन बुखार होगा, वेट कमी होगी, उसको क्या कहते हैं जो भी साइन एंड सिम्टम्स पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के हैं, उसका अर्थी कॉम्प्लेक्शंस होगा, चेहरा थोड़ा सा फीका पड़ जाएगा, बोझल सा महसूस करेगा, वेट कमी हो जाएगी, भूख मर जाएगी, और लो ग्रेड फीवर कंटिन्यूस रहेगा। तो ये सारी चीज़ें, फिर खांसी, अगर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है तो खांसी जो है 15 दिन से ज़्यादा या 1 महीने से ज़्यादा, बुखार 1 महीने से ज़्यादा, तो उसमें हम लोग ये कहते हैं कि ये ट्यूबरकुलोसिस है। तो वो डॉक्टर के पास जाएगा तो वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस करेगा। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्यों करेगा, डायग्नोसिस बनाने के लिए, यानी ये सही में इसको टीबी है कि नहीं है। तो डायग्नोसिस किस किस चीज़ से बनेगा, एक तो खुद अपनी डॉक्टर की जहानत के हिसाब से, डायग्नोस्टिक कैपेसिटी जो उसके अंदर जो है, तबीब के अंदर, जो डॉक्टर के अंदर जो है खासियत है कि वो किस तरह से डायग्नोसिस बना सकता है, एक उसकी जहानत है। दूसरी है टूल्स, इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। भाई ठीक है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, एक एक्सरे निकाल लीजिए, भाई चेस्ट एक्सरे निकाल लीजिए, और क्या कराएंगे स्पुटम एग्जामिनेशन करा लीजिए। चेस्ट एक्सरे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के लिए तो यही तो करते हैं ना, चेस्ट एक्सरे और स्पुटम फॉर व्हाट, हाँ वेरी गुड, स्पुटम फॉर एएफ भी करवा लेते हैं। ये भी पॉजिटिव आ गया तो हो गया, डायग्नोसिस बन गई। लेकिन एक डॉक्टर जो है समाज में या कम्युनिटी में सिर्फ क्लिनिकल केस को देखता है। किसको देखता है, सिर्फ क्लिनिकल केस को, यानी जिसके अंदर जिस डिजीज का साइन एंड सिम्टम्स अपेयर होता है वो उसी चीज को पकड़ता है। लेकिन जब इसको टीबी हुआ होगा, एक दिन में तो नहीं हुआ होगा, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये है बैक्टीरिया है, इसकी इंक्यूबेशन पीरियड होगी कुछ न कुछ। ठीक है भाई, कोई पैथोजन इसके अंदर में आया, वहां पे आने के बाद क्या हुआ, एंट्री मारी, और क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, नंबर्स अपने बढ़ाए उसने, मल्टीप्लिकेशंस हुआ, उसके बाद जो है फर्स्ट साइन अपेयर हो गया या फर्स्ट सिम्टम अपेयर हो गया। तो इस पीरियड को क्या बोलेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड। अब इंक्यूबेशन पीरियड
ये डॉक्टर तो नहीं रूल आउट कर पाया। तो इसका मतलब है कि डॉक्टर समाज में सिर्फ वही चीज को देख पाता है जो क्लिनिकली दिखता है, यानी क्लिनिकल केसेस को डॉक्टर देख पाएगा। सब क्लिनिकल केस, इसको क्या बोलेंगे, जैसे अभी ये उसकी जो है इंक्यूबेशन पीरियड में है, उसको सब क्लिनिकल केस कहते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो बंदे को बीमारी होती है, उसके अंदर कॉजेटिव एजेंट होता है, लेकिन सिम्टम्स अपेयर नहीं होते हैं, सिम्टम्स अपेयर नहीं होते हैं। या तो किसी बीमारी की वजह से क्रॉनिक स्टेज में चला जाए, उसके वजह से सिम्टम्स आना बंद हो गया, या फिर कुछ ऐसे डिजीज हैं कि जिसका अपने आप उसको हुआ और ख़त्म हो गया। जैसे बेस्ट एग्जांपल कोरोना ले लीजिए। कोरोना में बहुत से ऐसे लोग होते थे जिसका पॉजिटिव होता था, लेकिन वो कहता हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि भाई डॉक्टर तो सिर्फ उन्हीं पेशेंट को देखा कि जो इन्फ्लुएंजा लाइक साइन एंड सिम्टम्स दे रहे थे, जिसको खांसी हो रही थी, गले में दर्द हो रहा था, बुखार आ रहा था, वही चीज़ को देख रहे थे। लेकिन जब जांच करवाया गया पूरे घर का तो देखा कि भाई 2 लोग ऐसे थे जिसको साइन एंड सिम्टम्स नहीं आए थे, लेकिन उसको पॉजिटिव था। तो ये चीज़ कब आएगी, ये चीज़ जो है हम देख नहीं पा रहे हैं। ये एक एपिडेमियोलॉजिस्ट जो होता है वो देखता है, जो इसकी सर्वे करते हैं, सर्वे में आता है, सर्विलेंस जो करते हैं वो लोग देखते हैं। तो ये कहा गया है कि जनरली नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ में हम लोग इसी को पढ़ते हैं, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। इसको जो है समझाने के लिए इसने ये कहा कि भाई आज के अंदर एक तरह से आइसबर्ग फिनोमिना दिखाती है। क्या दिखाती है? ये क्या होता है, समंदर में आइस बनते हैं। समंदर का पानी जो है कहीं कहीं पे बहुत ठंडा होता है, तो क्या होता है, जम जाता है, वो बर्फ बनता है। तो उसको बर्फ की बड़ी सी चट्टान होती है जिसको आइसबर्ग बोलते हैं। बर्फ की बड़ी सी चट्टान होती है जिसको आइसबर्ग कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये आपको दिख रहा है, जो अगर यहाँ पे कोई नाविक है या कोई सेलर है जो दूर से आ रहा है, वो क्या देखता है कि भाई बाहर आगे जो है बर्फ का एक बड़ा सा चट्टान है, बर्फ का एक बड़ा सा चट्टान है। तो वो सिर्फ क्या देखता है, सिर्फ यही देखता है कि जो वाटर लेवल से ऊपर है उसको वही नजर आता है। वो अंदर नहीं देख पाता है कि ये चट्टान का बेस कितना है, अंदर कितना तक है। लेकिन ये जो एक्चुअल में होता है, इसका बेस बहुत नीचे तक होता है। ये जो बर्फ होती है ये ज्यादातर डूबा हुआ होता है, कुछ ही पार्ट इसका बाहर होता है। तो इसको बोलते हैं टिप ऑफ आइसबर्ग, ठीक है। और ये हो गया बेस, और ये लाइन ऑफ डिमार्केशन है, ये लाइन ऑफ। तो एक उसने एग्जाम्पल देके ये कहा कि भाई ज्यादातर जो बीमारियां होती है वो आइसबर्ग की तरह से है। समाज में जो हम कोई भी बीमारी देख रहे हैं, जैसे हमने कहा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, तो डॉक्टर को सिर्फ वही दिखता है, ये ऊपर वाला पार्ट, यानी क्लिनिकल, जो क्लिनिकली पेशेंट होते हैं जिसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स आता है वो डॉक्टर देखता है। लेकिन प्री क्लिनिकल स्टेज, उससे पहले, साइन सिम्टम से पहले, जो समाज में इतने बीमार लोग हैं जिसके अंदर कॉजेटिव एजेंट है या वो मल्टीफैक्टरियल कॉजेस की वजह से अभी वो बीमार होने वाले हैं या फिर वो क्रॉनिक स्टेज में है, तो वो जो है सब क्लिनिकल केसेस ये नहीं दिखते हैं। वो कौन देखेगा? एपिडेमियोलॉजिस्ट देखेगा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है, ये कह रहा है कि इसमें ये सबमर्ज पोर्शन जो है, यानी जो डूबा हुआ है, इसमें लिख सकते हैं सबमर्ज पोर्शन क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करेगा आपको कौन से केस को? ये तो है क्लिनिकल केस को रिप्रेजेंट किया। टिप ऑफ आइसबर्ग, अब क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, टिप ऑफ आइसबर्ग इज रिप्रेजेंटेड प्री क्लिनिकल, क्लिनिकल, एसिम्टोमेटिक, कौन सा केस होगा? तो क्लिनिकल होगा। टिप ऑफ आइसबर्ग जो है वो क्या शो करेगा? क्लिनिकल केस को, ये क्लिनिकल केस को रिप्रेजेंट करेगा। और सबमर्ज पोर्शन जो है प्री क्लिनिकल,
इनअपेरेंट, ठीक है। लेटेंट केस प्लस कैरियर। कैरियर मालूम है क्या होता है? मालूम है, सबको मालूम है ना कैरियर? जो डिजीज को कैरी करता है, यानी कॉजेटिव एजेंट को जो कैरी करता है, ठीक है, जो साइन एंड सिम्टम्स देगा वो केस कहलाता है, और जो साइन एंड सिम्टम्स नहीं देता है और लेकिन उसके अंदर कॉजेटिव एजेंट होता है वो कैरियर होता है। अब ये है कि ये कह रहे हैं कि ऐसा केस या ऐसा कैरियर जिसके पास जो है जो साइन एंड सिम्टम्स बिल्कुल नहीं दिया है उसको क्या बोलेंगे? इनअपेरेंट या लेटेंट या प्रीक्लिनिकल, समझ गए? या प्री सिम्टोमेटिक भी बोल देते हैं कभी कभी इसको, प्री सिम्टोमेटिक केस एंड कैरियर। अब ये कहेगा कि लार्ज सबमर्ज पोर्शन ऑफ आइसबर्ग इज रिप्रेजेंटेड, अलग अलग कॉलम देकर के कर देगा, तो ये प्री क्लिनिकल, इनअपेरेंट, लेटेंट या प्री सिम्टम्स केस एंड कैरियर को दिखाता है, समझ गए? यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे ये केस दिखाएगा, ये सिर्फ केस को दिखाएगा, समझ गए? कैरियर दिख ही नहीं पाएगा आपको। उसी तरह से एक क्वेश्चन पूछ सकता है, वाटर लाइन, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ डिमार्केशन। क्या है एक्चुअल में? ये वाटर लाइन, ये क्या शो करेगा? वाटर लाइन शोज रिप्रेजेंट डिमार्केशन बिटवीन एपारेंट एंड इनअपेरेंट केस, यानी एपारेंट एंड इनअपेरेंट केस। या इसको प्री क्लिनिकल केस भी कहते हैं। तो ये जो है एक लाइन ऑफ डिमार्केशन है कि यहाँ से ऊपर जो है एपारेंट केस है, यहाँ से इन नीचे जो है इनअपेरेंट है, यानी जिसमें नहीं दिखता है, जिसमें दिख रहा है, ठीक है। अब कुछ होते हैं उसमें लागू होता है, या क्रोनिक में भी हो सकता है, लेकिन हर डिजीज के लिए ज़रूरी नहीं है, तो उसमें कुछ खास डिजीज आपको दिया हुआ है। कौन कौन से डिजीज हैं? मीजल्स, रूबेला, रेबीज और टेटनस। मीजल्स, रूबेला, रेबीज, ये डिजीज जो है टिप ऑफ आइसबर्ग फिनोमिना नहीं दिखाती है। यानी इसका क्या मतलब है कि मीजल्स का जो क्लिनिकल केस होगा वो ज़्यादा होगा, सब क्लिनिकल या इनअपेरेंट केस जो है ऐसा, क्योंकि ये अचानक से एक साथ इमर्ज होता है, तो इसमें जो है और जल्दी ख़त्म भी हो जाता है, कुछ पर्टिकुलर एज के ही बच्चे को इन्वॉल्व करता है। उसी तरह से रूबेला भी है, रेबीज़ भी है और टेटनस भी है। तो ये सब जो है आपको आइसबर्ग फिनोमिना नहीं दिखाएगा, डिजीज दैट नॉट शो आइसबर्ग फिनोमिना। इस तरह से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं कि कौन सा क्या कहते हैं डिजीज है जो आइसबर्ग फिनोमिना नहीं दिखाता है। नहीं समझ में आया? हर एक डिजीज, ज़्यादातर डिजीज को हमने क्या बोला कि समाज के अंदर वो डिजीज, जैसे कोई मलेरिया है, आप मलेरिया कब कहते हो? मलेरिया किसी को कब कहोगे? जब उसको फीवर होगा, जब उसको फीवर होगा और फलाने हाई ग्रेड फीवर होगा, उसके क्या कहते हैं, जब उसका इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे तो उसका मलेरियल पैरासाइट जो है स्मेयर उसका पॉजिटिव आएगा तो कहेंगे। लेकिन जब वो क्लिनिकल साइन दिया है उससे पहले भी तो बीमार होगा ना, वो इंक्यूबेशन पीरियड में बीमार होगा ना वो। जैसे बेस्ट एग्जांपल है टाइफाइड। टाइफाइड के केस में क्या होता है कि बंदा ठीक भी हो जाता है, कोई बंदा जो है ठीक हो गया, बंदा जो है वो ठीक हो गया, लेकिन वो कैरियर बन जाता है। कैरियर बोलते हैं कि उसके अंदर वो ठीक तो हो गया, ठीक का मतलब है कि क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स अब नहीं दे रहे हैं। सिम्टम्स होता है कि जो सब्जेक्टिव कंप्लेंट्स होते हैं, जो आप कंप्लेन करते हैं, जो पेशेंट कंप्लेन करता है। साइन होता है कि जो एक डॉक्टर रूल्ड आउट करता है, जो एक डॉक्टर रूल आउट करता है। तब ये साइन एंड सिम्टम्स जो है जब तक दे रहे हैं तब तक ये मानते हैं कि वो डिजीज़ है,
आप इलाज कराते हैं, यही इलाज ज़्यादातर होता है ना कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है, क्या भाई किसी चीज़ का है कि उसका सिम्टम्स ख़त्म हो गया तो हम ये समझते हैं कि डिजीज़ ख़त्म हो गया, लेकिन ऐसा तो है नहीं। ऐसा नहीं है कि सिम्टम्स ख़त्म हो जाएगा तो डिजीज़ ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बेस्ट एग्जांपल हम मानते हैं टाइफाइड। टाइफाइड के केस में क्या होता है, केस होगा और एक कैरियर होगा। अब ये केस जो है क्या होता है, जिसके अंदर साइन प्लस सिम्टम्स आए, जो भी आएगा, वोमिटिंग आएगा, नोजिया आएगा, एब्डोमिनल क्रैम्प आएगा, हाई ग्रेड फीवर आएगा, जो टाइफाइड के हैं। लेकिन एक बंदा है जो ये सब होने के बाद ठीक हो गया, इलाज दिए ठीक हो गया, अब वो कह रहा है कि हम ठीक हैं, लेकिन जब उस पर आप टेस्ट करेंगे तो उसको जो हो सकता है कि टाइफाइड जो उसके अंदर वो हो सकता है पॉजिटिव भी ना आए, कभी कभी नेगेटिव आता है, लेकिन उसके अंदर जो है साल्मोनेला टाइफी जो इसका जिम्मेदार पॉजिटिव ऑर्गन है वो कहाँ पे चला जाता है, गॉल ब्लैडर में चला जाता है। वहाँ पे जा करके रेस्टिंग स्टेज में होता है तो वो आपको जांच में भी नहीं आएगा, लेकिन उसके अंदर जो है गॉल ब्लैडर या फिर यूरिनरी सिस्टम से ये पेशेंट जो होते हैं कैरियर कब होते हैं, जब अपना फीको ओरल रूट यानी फीको यूरिनरी रूट यानी यूरिन से और टॉयलेट से, अपना यूरिन से जो है ये साल्मोनेला जो है टाइफी वो पास आउट करते रहते हैं। जब वो दूसरे को जाएगा, वो साल्मोनेला कंटामिनेशन दूसरे के फूड में चला गया, ज़ुबान में चला गया या किसी तरह से इंजेस्ट कर लिया तो उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। इसका कैरियर का बेस्ट एग्जांपल क्या था, टाइफाइड मैरी, ये है ना, ये कैरियर के लिए बेस्ट एग्जांपल दिया जाता है कि टाइफाइड मैरी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कैरियर। तो ये एक बंदी थी, इसने क्या किया, इसको जो है टाइफाइड हुआ था, ठीक हो गया, लेकिन इसको पता नहीं चला कि हमारे अंदर जो है अभी भी वो इन्फेक्शन है। तो वो रेस्टोरेंट में काम करती थी, तो इसके थ्रू बहुत सारे लोगों को डिजीज़ हुआ। जब बाद में पता लगा कि भाई ये इतनी सारी बीमारियाँ क्यों हो रही है, तो सब ने उसी होटल से खाना खाया था और उसी लेडी के हाथ से सर्व हुआ था। तो ये बात वहाँ पे क्लियर हुई कि टाइफाइड के लिए यूरिन और इसका उससे जो है साल्मोनेला टाइफी आया, वो इन्फेक्ट किया। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो कैरियर, एक जो है कैरियर जो अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि केस होने के बाद ही कैरियर होगा, ज़रूरी नहीं है कि केस होने के बाद ही कैरियर होगा, ऐसे भी कैरियर हो सकता है। बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म किसी बंदे का बहुत अच्छा है, बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म किसी बंदे का बहुत अच्छा है, वो साइन एंड सिम्टम्स नहीं दिया, हमारे अंदर गया। जैसे हमारे अंदर जो है बहुत सारे बैक्टीरियाज या पैथोजेंस जाते रहते हैं, खुद हमारे पेट में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो अगर उसको टाइम मिले या उसको क्या कहते हैं फेवरेबल कंडीशंस मिले तो वो बीमारी पैदा करते हैं। जैसे ई कोलाई हमारे पेट के अंदर रहता है, लेकिन आपने सुना होगा ना, बहुत सारी बोलते हैं कि हमने जांच कराया पेशाब में बी कोलाई आ गया, बी कोलाई, वो बी कोलाई नहीं होता, ई कोलाई होता है एक्चुअली। तो उसी तरह से और भी जैसे साल्मोनेला है, इसके भी पेट में रहते हैं। उसी तरह से क्लोस्ट्रीडियम है, फूड पॉइजनिंग का, फूड पॉइजनिंग जो होती है कितना ख़तरनाक है फूड पॉइजनिंग, कि तुरंत खाना खाइए उसके 24 घंटे 6 घंटे 7 घंटे जो टाइप से जिस तरह के उसमें जो है फूड पॉइजनिंग होती है, साल्मोनेला जिम्मेदार होता है, लेकिन वो तो आपके पेट में ऑलरेडी है, वो क्लोस्ट्रीडियम वो आपके पेट में खुद है, लेकिन रहने से मतलब नहीं है, उसको फेवरेबल कंडीशन चाहिए। अभी आगे पढ़ाएंगे कि किसी चीज़ को ग्रो करने के लिए फेवरेबल कंडीशंस चाहिए। ब्लड के अंदर बैक्टीरिया आते रहते हैं जिसको बैक्टीरियमिया बोलते हैं, यानी ब्लड के अंदर बैक्टीरिया आना बैक्टीरियमिया। बैक्टीरियमिया का मतलब नहीं होता है कि डिजीज़ हो गया, समझ गए। तो वो अपना एक नंबर बढ़ाएगा, नंबर बढ़ाने के बाद जैसे ये कहते हैं कि अभी कोविड था का क्या, तो 3 या 4 दिन कहते हैं कि नेजोफेरेंजियल सेक्रेशंस में यानी नाक में वो रहते हैं, वहाँ पे क्या करता है, वो मल्टीप्लाई करता है, ग्रो करता है। बार बार आपको गार्गल करने के लिए कहा गया, भपारा लेने के लिए, वेपोराइजेशन के लिए कहा, क्यों कहा गया कि भाई उसकी जो है मल्टीप्लिकेशन, यानी नाक में ही जो वायरस का मल्टीप्लिकेशन नेजोफेरेंस में उसके मल्टीप्लिकेशंस को रोक दें, वो अपनी तादाद जो है बढ़ा नहीं पाए। जब वो अपनी तादाद बढ़ा लेता है तो फिर उसका फेवरेट प्लेस लंग्स होता था, फिर वहाँ से वो लंग्स में ट्रेवल करता था, और एक बार जब लंग्स में ट्रेवल हो गया तो फिर बचने के चांसेस नहीं थे। इसी वजह से वो सिटी स्कैन कराते थे ना, HRCTC जो चेस्ट का। तो यही मकसद ये होता है कि मल्टीप्लिकेशन भी नहीं होने देना है उसका। तभी क्या कहते हैं, डिजीज़ को रोकने के लिए बहुत सारे स्टेप्स अब इस तरह से बन के आएंगे, वो अभी आगे पढ़ाएंगे। तो ये समझ में आया कि अब कुछ बीमारियां ऐसी हैं
कि जिसके वजह से जो है ना टिप ऑफ आइसबर्ग फिनोमेना, यानी ये नहीं दिखता है, ये नहीं कह सकते हैं कि जैसे मीजल्स है इस बीमारी में, ये हम नहीं कहेंगे कि क्लिनिकल केस जो है इससे बहुत ज़्यादा जो है प्री क्लिनिकल या फिर कैरियर स्टेज होता है, बहुत कम होता है। तो इसका मतलब, जबकि हमने आइसबर्ग फिनोमेना में क्या कहा कि नीचे बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ये वाला केस ज़्यादा होना चाहिए, प्री क्लिनिकल क्लिनिकल पेशेंट ज़्यादा होना चाहिए, सब क्लिनिकल या प्री क्लिनिकल या जिसको सिम्टम्स नहीं है वो बहुत कम होने चाहिए, जो अपने आप ठीक हो जाते हैं, एक अपनी इम्यूनिटी से, हर्ड इम्यूनिटी से ठीक हो जाते हैं। ठीक है। कंट्रोल ऑफ डिजीज, यानी डिजीज का कंट्रोल किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। इसमें एक वर्ड आता है सर्विलेंस। क्या है, कोई बताएगा? सुना है, नाम सुना है? क्या होता है? लिख लीजिए चाहिए तो। इट इज ऑनगोइंग सिस्टेमिक कलेक्शन एंड it is ongoing systemic collection on, it is ongoing systemic collection of data which lead to action. Which leads to action being taken to prevent. क्या कह रहा है? It is an ongoing systemic collection of data which lead to action being taken to prevent and control the disease. यानी किसी भी डिजीज को रोकने के लिए या उसका कंट्रोलिंग के लिए जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं, जो हम ये मालूम करते हैं कि भाई किस तरह से डिजीज हुआ, कितने लोगों को हुआ, तो ये डाटा कलेक्शन जो है यही एक्चुअल में सर्विलेंस होता है। एक्चुअल में सर्विलेंस यही होता है। या तो इसको जो है कहीं कहीं पे दूसरे वर्ड में भी लिखते हैं, क्या है? कंटिन्यूअस स्क्रूटनिंग ऑफ, चाहिए तो दूसरा डेफिनेशन लिखिए, कंटिन्यूअस स्क्रूटनिंग ऑफ द फैक्टर that determine the occurrence and distribution of disease, that determine the occurrence and distribution of disease. यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कंटिन्यूअस स्क्रूटनी ऑफ द फैक्टर दैट डिटरमाइन द अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज। दोनों सुनने में अलग अलग लग रहा है लेकिन बात एक ही है। बात एक इसलिए है कि यहाँ पे क्या कह रहा है? कंटिन्यूअस स्क्रूटनी करनी है आपको, किसकी? फैक्टर्स की। यानी हम वो फैक्टर्स को कलेक्ट करते हैं कि जो इफेक्ट करता है अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज, यानी किसी डिजीज का आपके समाज में कितना परसेंट परसिस्ट करता है या कितनी है, कोई डिजीज जो है समाज में कितना है या उसका बर्डन कितना है या कितना फैला हुआ है, किस किस तरह से फैला हुआ है, इसकी जो स्टडी करते हैं उस फैक्टर्स को, उसको हम जो कलेक्ट करते हैं उसी को सर्विलेंस कहते हैं। या हमने इसको दूसरे वर्ड में कह दिया कि ऐसे फैक्टर जो कि फाइनली ये क्यों करते हैं, ये जो आप कलेक्शन डाटा क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि भाई जो गवर्नमेंट है वो एक प्लान बना सके। किसी अगर एरिया में पर्टिकुलर डिजीज़ परसिस्ट कर रही है, जैसे शुरू में बहुत कम केसेस थे कोविड के, तो उस वक्त उतना ज़्यादा क्या कहते हैं ये नहीं हुआ कि भाई किस तरह से प्लान करना है नहीं करना है, लेकिन जब लगा कि भाई ये डिजीज़ बढ़ रही है
तो फिर उसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट पूरी तरह से हो गया कि एक प्लानिंग की गई, पहले ये देखा गया कि किस तरह से ये फैल रहा है, क्या हो रहा है, तो फिर अचानक एकदम सब कुछ डाटा कलेक्शन के बाद ये हुआ कि भाई हम इसको रोकना है, मकसद तो है इसको रोकना है, समाज में ये चीज़ को आपको ख़त्म करना है या रोकना है, उसके लिए ये सारा काम होता है। तो जो सारा काम होता है उसको सर्विलेंस कहते हैं। ये 3 तरह के और होता है। टाइप्स क्या है सर्विलेंस के? हाँ हाँ, सर्विलेंस के अंदर में मॉनिटरिंग आएगा, मॉनिटरिंग करते हैं ना, तो सर्विलेंस के अंदर में आएगा, ये पार्ट है सर्विलेंस का, मॉनिटरिंग जो है ये पार्ट है सर्विलेंस का। तो इसमें क्या करते हैं, टाइप्स कितने हैं? एक्टिव, दूसरा है पैसिव, तीसरा है पॉइंट। बहुत ज़्यादा इसका क्वेश्चन नहीं आता है। एक्टिव का मतलब वही होगा कि खुद भाई ऐसे बंदे गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखे कि जो खुद जा करके हर एक हॉस्पिटल में हर एक इसमें जो है वो लेके आएगा, या घर टू घर सर्वे करके वो लेके आएगा। या दूसरा पैसिव में क्या होता है कि भाई हम हॉस्पिटल्स का ही डाटा ले लिए कि तुम बता दो भाई तुम्हारे इलाके में इतने के कितने पेशेंट आए, तुम बता दो, क्लिनिक से ले लिया, प्राइवेट हॉस्पिटल से ले लिया, PSC, CSC, APSC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहाँ से ले लिया। यानी उसने खुद डाटा जनरेट नहीं किया, वो कहीं और से डाटा ले लिया, उसको पैसिव कहते हैं। और पॉइंट का मतलब होता है कि अभी इन दौरान जो छूट जाता है उस पर मेनली फोकस किया जाता है।